हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। और आज आप सभी लोग अपने अंतिम पेपर सामाजिक विज्ञान को लेकर के आप तैयार होंगे। अंतिम पेपर मतलब बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 10th के जो भी साथियों सिलेबस है आपका वो समाप्त हुआ, साथ ही साथ पेपर अब अंतिम छोर पे है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बोर्ड एग्जाम 2025 में ये प्रश्न पत्र, ये आदर्श प्रश्न पत्र जो अभ्यास के लिए बोर्ड एग्जाम देता है ऑफिशियली, जो यूपी बोर्ड है उसके द्वारा लॉन्च किया जाता है और इससे अधिकतर प्रश्न फंस जाते हैं। ये हमें तरीका बता देता है कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथी इस पूरे वीडियोज को देखिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे एमसीक्यू प्रश्न आएंगे। ऑलरेडी मेरे साथियों 200 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों को करवा रखा है, जाके चैनल पे देख लो। आज अंतिम तैयारी कर लो मेरे प्यारे साथियों। आज मैं बता दूंगा कौन सा साथियों ओएमआर में करना है, कौन सा पेपर में करना है, कौन सा मानचित्र में करना है। तो साथियों सभी लोग संभल के इस क्लास को देखेगा और शुरू से लेकर अंत देखेगा, बिना स्किप किए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आइए साथियों शुरू कर दें आज इस क्लास को। मेरे प्यारे ग्रेजुएशन टॉपर, हर पेपर की तरह इस पेपर में भी 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेंगे और इसमें भी साथियों 15 मिनट दिया गया पेपर पढ़ने के लिए। सभी लोग जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में आ व बा। आ वाला 20 अंक का है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसको ओएमआर शीट पे करना है साथियों। दूसरी बात, ओएमआर शीट पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, ना इरेजर करें, ये आप सभी को पता है, ना व्हाइटनर का उपयोग करें। खंड बा में 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न है एवं मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न हैं, वो भी साथियों 10-10 नंबर 5-5 नंबर के हैं साथियों। मतलब 10 नंबर का मानचित्र का कार्य होता है, वो भी आपको मैं समझा के जाऊंगा। ओके। और यहाँ पे लिखा है दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के संलग्न करना आवश्यक है। मतलब जो भी आपको मानचित्र मिलेगा एग्जाम में उसको अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ जरूर अटैच करिएगा। ओके। और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। आपको दृष्टिबाधित वाला नहीं कर रहा है, दृष्टिबाधित मतलब जिसकी आंखें सही नहीं है, जिसकी आंखें ही नहीं हो, तो उसको कौन सा करना है और आपको कौन सा करना है वो सब आज की क्लास में बताऊंगा। ओके। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। खंड आ की शुरुआत कर दे। खंड आ में साथियों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू प्रश्नों को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 आएंगे। 20 के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर साथियों हमारे सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न लिखा हुआ है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। मैंने प्यारे साथियों जो मैंने 200 प्रश्नों की सीरीज आपको पढ़ाई है उसमें इन सभी प्रश्नों को करवाया है। जाकर नहीं देखा तो देख लो, बल्कि इस क्लास को देखने के बाद। तो लिखा है राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ। सबसे पहले सर्वप्रथम ये कहा है, ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर 20 है ये फ्रांस से राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। अगला सवाल, ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है। रूसो, विक्टर इमेनुअल, काल्विन, जूसेफी मोत्सनी। ऑप्शन नंबर डी सही है, जूसेफी मोत्सनी को साथियों सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने माना है, ड्यूक मैटरनिक ने माना है। सवाल उलट के भी पूछ सकता है, इसको सवाल बना सकता है, इसको जवाब बना सकता है। तो अच्छी तरीके से अगर आपको याद होगा तो आप अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे। ओके। अगला सवाल क्या है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी। ऑप्शन नंबर ए जॉन राइट, रिचर्ड आर्कराइट, एंड्रू कार्नेगी, जेम्स वाट। ऑप्शन नंबर 20 सही है, रिचर्ड आर्कराइट ने साथियों सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी थी। अगला सवाल, सन 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका असर क्या पड़ा। इसका मेन कारण क्या था वो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना, और यहाँ पे लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों गेहूं की कीमत क्या हुई, 50% क्या हुई मेरे प्यारे साथियों, गिर गई। तो क्यों गिर गई, जब भैया भारत में गिरी बाजार, भारत में सस्ता हुआ, तो इसका मेन मार्केट पे असर कैसा पड़ेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कीमतों का करना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब गेहूं का कीमत गिर गया तो साथियों भारत में भी 50% गेहूं की दाम घट गया। इस कब घटा, 1928 से 1934 के बीच में। ये सन जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे साथियों लिखा है 5, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी। ऑप्शन नंबर ए जेन आयर,
रमोना, हार्ट कीडिड। ऑप्शन नंबर डी बाइबिल। सर ऑप्शन नंबर डी से बाइबिल। बाइबिल को 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने छापा था। सवाल पलट के पूछेगा, बाइबिल के किसने छापा? गुटेनबर्ग ने छापा। कब छापा? गुटेनबर्ग किसने छापा? गुटेनबर्ग ने कब छापा? 1448 में छापा। अगला सवाल, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? देखिए, सामुदायिक मतलब एक समाज के लोग, एक प्रांत के लोग, एक छाप वाले लोग। तो इसमें लिखा एक ही भाषा बोलने वाले लोग। ओके, अगला सवाल, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही है, एक ही भाषा को बोलने वाले। सामुदायिक सरकार का चुनाव बेल्जियम में एक ही भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? संघीय सरकार से कौन सा लक्षण संबंधित नहीं है, इसका जवाब हमको देना है। कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर से बी सही है, शक्तियों का केंद्रीकरण। ये साथियों संघीय सरकार का संबंधित विषय है ही नहीं, मतलब लक्षण नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। यहाँ नहीं शब्द छिपा है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। अधिकतर बच्चे क्या होते हैं कि नहीं को जल्दबाजी में नहीं पढ़ते हैं और नहीं उनका नहीं हो जाता है। ओके, तो लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर श्रम का लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, समाज का प्रति प्रधान होना, महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए सही है, जैविक बनावट। नहीं है, इसलिए हमने साथियों जैविक बनावट रखा। अगर नहीं होता तो कुछ दूसरा जवाब होता। अगला सवाल, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब, मतलब कह रहा है सांप्रदायिकता कब चालू होती, ये हमको सवाल का जवाब देना है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों, धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। ये कुछ आधार पे सही है, लेकिन सब जगह ये सही नहीं है। धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, ये भी कुछ सही नहीं लग रहा है। सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, तो ये सांप्रदायिकता की समस्या होगी नहीं, तो अच्छी बात हो जाएगी। कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए, ये सही है। सांप्रदायिकता की समस्या ये प्रधान होती है या प्रारंभ तब हो जाती है जब कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाती है। या अभी ये भी लगा सकते थे आप कि धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, लेकिन अधिक 90% आपका आंसर डी वाला ही सही जाएगा। ओके, अगला सवाल लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे लिखा है नहीं है। अगर नहीं होता तो दूसरा जवाब होता, लेकिन नहीं है, इसे कुछ अलग जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 1 प्रतिरक्षा, मुद्रा, विदेशी मामले, शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी सही है, शिक्षा जो है संघ सूची विषय का नहीं है। ओके, अगला सवाल, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचरण। ऑप्शन नंबर ए सही है, गहन खेती। गहन खेती कारण क्या है? भूमि संकुचन हो रहा है, क्वालिटी घट रही है। ओके, अगला सवाल अब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा क्वेश्चन 12 में कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, हमें करना क्या है, इस बात को याद रखिएगा। हमें पहले इसको मिलाना है, उसके बाद हमें जवाब देना है। तो मेरे प्यारे यहाँ पे लिखा हुआ है भांगड़ा नागल बांध। तो भांगड़ा नागल बांध कहाँ पे है? ये सतलुज नदी पे है। मतलब साथियों का वाला कहाँ आ गया? तीसरे के पास आ गया। हीराकुंड बांध साथियों कहाँ है? हीराकुंड बांध साथियों महानदी पे है। ओके, अगला सवाल, सरदार सरोवर कहाँ है? सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे। मेरे प्यारे साथियों, टिहरी बांध कहाँ है? भागीरथी बांध पे। तो साथियों का वाला आया तीसरे पे, खा आया चौथे पे, सी आया सी यहाँ आ गया, यहाँ पे तो गा होना चाहिए, छापने वाले ने भी छाप दिया। गा आया पहले पे और घा आया दूसरे पे। तो पहले का चौथा वाला ढूंढते हैं। तो का चौथा मेरे प्यारे साथियों, का चौथा जो है, सॉरी का वाला तीसरे नंबर पे। ऑप्शन नंबर सी सही है, का तीसरा, खा चौथा, गा पहला, घा दूसरा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। नहीं शब्द पे लिखा हुआ है, नहीं है, ये हमको बताना होगा। ऑप्शन नंबर 1 मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, डेयरी। ये 4 ऑप्शन दे दिएगा, उसका सुमेल यहाँ पर दिया गया है। ए केवल एक का, बी का एवं गा, सी का खा घा
और यहाँ पर साथियों डी लिखा है खा एवं घा। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल का। मछली पकड़ना जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, अगला सवाल, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार का वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रोजगार, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी उद्यम का स्वामित्व, ऑप्शन नंबर डी श्रमिकों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही है, उद्यम का स्वामित्व। मेरे प्यारे साथियों उद्यम का स्वामित्व ही सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को वर्गीकृत करता है। अगला सवाल, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग होना। मेरे प्यारे साथियों भूक्षरण का मतलब होता है भूमि का अनुपजाऊ होना। इसका दूसरा जवाब बन क्या सकता है कि भूमि का उपजाऊ ना होना। एक ही जवाब होंगे, अच्छी तरीके से संभल के जवाब दीजिएगा। ओके, अगला सवाल लिखा है, इनमें से कौन सा संचरण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? नहीं यहाँ पे लिखा है। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन्य जीव विहार का परिसीमन। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये साथियों क्या है, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन जो है और संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी को नहीं करता है। ओके, अगला सवाल लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है? इस बात को याद रखेगा मेरे प्यारे साथियों। सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधों का प्रयोग कर सकती है। यह नहीं वाला छाटना है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होना चाहिए, तो सही है, ये नहीं के अंतर्गत नहीं आएगा। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधों का बढ़ावा देती है या देता है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधों का प्रयोग करने अपने घरेलू उद्योगों सुरक्षा करते हैं, ये बस सही है। व्यापार अवरोधों का मतलब होता है कि वो दूसरे के सामानों को क्या करेंगे, रोकेंगे और अपने सामान को बेचेंगे। ये हर देश वाला चाहता है, लेकिन सी नंबर इसका सही जवाब होगा, क्योंकि जो विश्व व्यापार संगठन है वो किसी भी चीज़ों को अवरोध को बढ़ावा नहीं देती। इस बात को याद रखिएगा। तो सर अगला सवाल लिखा है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना। तो मेरे पे यहाँ पे मजदूर लिखा है, किसान नहीं लिखा, तो पहला जवाब हो ही नहीं सकता। उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, ये कोई डिमांड ही नहीं बनता है। अधिक मजदूरी होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर ग्रामीण क्षेत्र है जिसके पास भूमि नहीं है या भूमिहीन लिखा है तो उपज को कोई मामला ही नहीं फंसेगा। भूमिहीन जिसके पास भूमि नहीं है वो क्या चाहेंगे, उनकी मजदूरी अधिक हो जाए। इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नहीं है ये साथियों, परंपरागत ऊर्जा स्रोत वह होता है साथियों जो साथियों कई समय से उसका उपयोग किया जा रहा हो, और गैर परंपरागत ऊर्जा उससे कहते हैं जो नवीन ऊर्जाकरण के अंदर आता है। ओके, आप लोग अपने बुक से परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा के बीच में अंतर जरूर पढ़ के जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए कोयला, भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर से तो बी सही है, भूतापीय ऊर्जा जो है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ओके, अगला सवाल लिखा है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि होती है, ये भी सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, ये भी सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों को आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, ये भी सही है। उपरोक्त सही, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ये ऊपर के तीनों सही है, इसलिए उपरोक्त सभी सही है। उम्मीद करता हूँ अभी तो जो मैंने 20 MCQ आपको करवाया है उसमें कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। अपने ये सब पहले से पढ़ा के रखा है। जो मैंने 200+ MCQ की सीरीज चलाई थी जिसमें मैंने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सबका बताया है, उन सभी में इन प्रश्नों के बारे में चर्चा की गई है। आप लोग उन प्रश्नों को देख लीजिए, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों की। अभी तो जो मैंने 20 प्रश्न बताए हैं साथियों, वो आपको कहाँ करना है, MCQ क्वेश्चन को OMR पे करना है। किससे करना है? ब्लैक पेन से करना है। मैं बार बार कहता हूँ वो अच्छी तरीके से भरना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। आइए मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, अब हम सभी लोग साथियों जा रहे हैं क्या करने, 50 नंबर की तैयारी करने के लिए। एक खंड बाकी अंदर आएगा जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, और वर्णनात्मक प्रश्न में साथियों जो सबसे पहले होते हैं उन्हें 80 शब्दों में लिखना होता है। 80 शब्दों का कोई गिनने नहीं जाएगा, मतलब कि एक लगभग जो भी प्रश्न आप लिखेंगे वो 4 नंबर के होंगे मेरे प्यारे साथियों। और वो प्रश्न साथियों 4 नंबर के लगभग 1 पेज 1.5 पेज तो आपको लिखना ही चाहिए, और बना बना के लिखेंगे तो अच्छा नंबर आप पा जाएंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं क्या लिखना हो तो कैसे लिखना हो। सवाल आया
कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण बताओ। अब मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो जितने भी विश्व युद्ध हुए हैं सब में जो भी कारण है सेम कारण मान लेते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन डेट सबकी अलग है। तो आज ही जाकर के जितने भी विश्व युद्ध हुए, मतलब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इन दोनों के डेट याद कर लो किनके किनके बीच में है, बस आप बना बना के लिख लोगे। अब भैया इस कोई भी युद्ध हुआ उसके पश्चात महामंदी होगी, कोई ना कोई महामंदी होगी, क्यों 2 कारण लिखना है और 1 से 1.5 पेज भर के 4 नंबर तैयार करना। अब इसके आगे एडवांटेज क्या ये मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे अच्छा एडवांटेज ये है साथियों कि अभी मैंने जो प्रश्न आपको दिखाया, अगर वो प्रश्न आपको नहीं आता है तो ये प्रश्न जो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रश्न का भी जवाब दे सकते हैं। जितने भी प्रश्न होंगे सब में अथवा करके लिखा होगा, दोनों प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। जो भी जवाब आपको अच्छी तरीके से तैयार होगा उसी का जवाब दीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर तरीके हो सके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन के कारण सहित पुष्टि कीजिए। भैया इसको अगर बना बिना के लिखोगे ना तो 1.5 से 2 पन्ना लिख डालोगे। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, जो प्रश्न दिखा रहा हूँ सब पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, रटने का प्रयास मत करिए। डेट जो याद करे डेट सही याद रखिए, बस आपका नंबर फुल मिलेगा। ओके, या तो लिखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जात में राजनीति एवं राजनीति में जात कथन की व्याख्या कीजिए। ये आपके संग हो रहा है, इसको भी समझा सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, इसमें से 2 में से केवल एक करना है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। या तो परिवहन तो संचार के साधन किसी भी देश के जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण। अरे भाई इसको नहीं बना के लिख सकते हो कि टेलीफोन हुआ या परिवहन ये देश के लिए कितना जरूरी है, इसको बना के नहीं लिख सकते हो तो क्या लिख सकते हो कमेंट में बताओ। लिख दो कमेंट में ही, लेकिन लिख लो बना के, 4 नंबर मिलेगा। मैं गारंटी के साथ जो प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ ठीक इसी के आधार पे प्रश्न आने वाले हैं, बस बना बना के लिखना है, फुल टास्क लिखना है, नंबर आपका बहुत ज़्यादा मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करते हैं, कि 2 का उल्लेख कीजिए। या तो उसको कर डालिए, या अच्छे बाजार के 2 लक्षणों के बारे में लिखिए। भैया ये सब लिख डालोगे, बना बना के लिख डालना, छोड़ना मत, ये मैं कहूँगा छोड़ना मत। अब देखिए वर्णनात्मक पर से 2 नंबर वाला, मतलब 2 नंबर का, ये 2 नंबर के बल्कि 6 नंबर के प्रश्न होंगे। 150 शब्दों में लिखना, 150 शब्द मतलब कि 2 से 3 पेज, 2 से 3 पेज कम से कम इसमें लिखिएगा। और सब नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, सब नहीं करना है, अथवा करके लिखा है, ये क्यों नहीं देख रहे हो, सब नहीं करना है। 5वां महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, भैया महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लीजिए, उन्हें जितने आंदोलन किए सभी के बारे में पढ़ लीजिए, एक ना एक आंदोलन आपके एग्जाम में दिख पड़ेगा। सत्याग्रह का अर्थ क्या है इसको समझा दीजिए। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, सब अथवा करके है, तो अथवा कर, अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 5वां कर रहे हो तो आंसर नंबर 5 अथवा वाला कर रहे हो तो ब्रैकेट में अथवा लिख देना। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों का क्या कार्य है हमको बताना है, या लोकतंत्र उत्तरदायी पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था के बारे में बताना है। ओके, अब आ जाओ भैया ज्योग्राफी का सवाल आ गया। मृदा प्रदन क्या है भैया, मृदा प्रदन मिट्टी कटती है, पेड़ नहीं लगाए जाते आज के समय में, ये सब समझा देना है। मृदा प्रदन का भूमि पर पड़ने वाला असर 2 प्रभाव पड़ा भैया, मृदा प्रदन होगा साथियों क्या हो गया, खेती करने की भूमि की कमी होगी, साथ ही साथ साथियों रहने खाने पीने की भूमि की कमी हो जाएगी। ये सब बना बना के लिख देना। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए, इनकी पैदावार बढ़ाए रखने के लिए उपाय बताइए। भैया ये कर डालना, घर पे खेती होती है ना उसको बना बना के लिख डालना, लेकिन छोड़ना मत। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिखर हैं, इसके 3 कारण लिखिए। या मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास सूचकांक वह सूचकांक होता है जिसके द्वारा मानव के विकास को मापा जाता है, सर उस क्षेत्र के विकास के बारे में मापा जाता है जहाँ पे हम मानव की चर्चा करते हैं, इसको बना बना के लिख देना। मानव विकास को मापने वाले प्रमुख अवयव के भैया बहुत सारा है, विकास देखना है तो आर्थिक विकास भी देखेंगे, सामाजिक विकास भी देखेंगे, उसके घर के विकास को देखेंगे, उस शरीर के विकास को देखेंगे, बुद्धि का विकास देखेंगे, सारा विकास देख करके तो मानव का विकास बताएंगे। तो सब कर डालोगे, चिंता मत करना। ओके, अब देखते हैं हमें जो मैप में करना है, मैप वाला 10 नंबर आज ही तैयार करवा रहा हूँ, अच्छी तरीके से तैयार कर लो मेरे प्यारे साथियों। मानचित्र संबंधी प्रश्न जो होते हैं ये 5 नंबर यहाँ का है और ये 5 नंबर यहाँ का है, 10 नंबर मिलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन होता है, 10 नंबर क्वेश्चन होता है। अच्छा 9 नंबर में 2 तरीके यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा, यहाँ देखिए भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्ह सहित
नाम द्वारा दर्शाइए सही नाम व सही अंक हेतु एक एक अंक। मतलब अगर सही नाम होगा तो आधा नंबर, सही स्थान चुनोगे तो भी साथियों आधा नंबर आपको मिलेगा। मतलब एक नंबर एक पर्सन के मिलने वाले। ये दृष्टिबाधित के लिए लिखना। दृष्टिबाधित मतलब जिसकी आंख नहीं है उनको ही प्रश्नों को करना है, तो आपको नहीं करना है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको आंखें है कि नहीं, आंखें है तो केवल ऊपर वाला करना है, इसको मत करना। ओके, मैं जवाब बता दे रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से मैप पर सेट कर लीजिएगा। ओके, सबसे पहले मान लीजिए कि आपने ऐसे भारत का नक्शा बनाया, मान लो, बल्कि आपको ऐसे ही मिलेगा, एक मैप मिलेगा। अब मान लो कोई स्थान है, यहाँ हम बात कर रहे हैं पंजाब की बात कर रहे हैं। अब पंजाब में साथियों मान लो कोई जवाब आया कि किसी शहर का नाम, तो कोई शहर में आपने थोड़ा जाएगा, लेकिन वो उस स्टेट के अंदर होना चाहिए। अब पता चले तुम पंजाब के सिटी को उत्तर प्रदेश में ढकेल दे रहे हो तो गलत हो जाएगा। आप जो भी सिटी, जो भी स्थान चिन्हित करें वो क्या होना चाहिए, उसका राज्य जरूर सही होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। थोड़ा बहुत उगे पीछे होगा, मतलब उगे पीछे मतलब कोई स्टेट से बाहर ना निकले। ओके, तो पहला सवाल लिखा है, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था साथियों उस जगह का क्या नाम है, अमृतसर। मेरे प्यारे साथियों अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। तो मेरे प्यारे साथियों हमने पंजाब तो हेड लिया मैप में, अब अमृतसर कहीं एक कोने में लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे और यहीं पर अमृतसर लिख देंगे। अगर आप जगह और नाम सही चुनेंगे तो एक नंबर मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। जगह सही है, नाम गलत है तो आधा नंबर मिलेगा, दोनों गलत है कुछ भी नहीं मिलेगा। अगला सवाल, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया साथियों, तो ये साबरमती। क्या है मेरे प्यारे साथियों, साबरमती, साबरमती आश्रम। ओके, अगला सवाल, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। मेरे प्यारे साथियों नील की खेती जो हुई थी वो दो जगहों पे आंदोलन हुआ था, एक तो बंगाल पे हुआ था, एक बिहार हुआ था। तो आपके मैप में दोनों जगहों को चिन्हित करना होगा, इस बात को याद रखिएगा। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह दिया, उसका कहाँ याद है, अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद साथियों सूती के लिए फेमस जगह है। क्या, अहमदाबाद। ओके, इस बात को याद रखिएगा। अहमदाबाद का है, गुजरात में है, इस बात को याद रखिएगा। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मेरे प्यारे साथियों उस स्थान का नागपुर। क्या है, नागपुर। अब ये सारे जवाब मैंने दे दिए, इसको याद कर लो, इसमें से आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको सिटी का नाम याद है तो स्टेट मैटर नहीं करता, बस स्टेट सही स्टेट होना चाहिए, दूसरा स्टेट नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखिए। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम वीडियोस देख रहे हैं तो हम अंधे तो होंगे ही। अब आ जाओ 10 नंबर वाले में, ये भी मानचित्र कार्य साथियों। ओके, ये क्या था, ये प्रश्न था, जगह चुनना था और नाम लिखना था। यहाँ केवल चिन्ह के द्वारा दर्शाना, कैसे दर्शाना है। पहला सवाल लिखा है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान बताना है। उद्यान जहाँ पर आप चुनेंगे पश्चिम बंगाल इस साइड में होता है मैप में साथियों, तो इस प्रकार का एक चिन्ह बना देंगे, ऐसे ही चिन्ह बना देंगे और चिन्ह में नाम लिख देंगे। तो मैं एक बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छा जगह है, सुंदरवन। क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है साथियों, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओके 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 ओके, उद्यान होना चाहिए। अगला सवाल, नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो साथियों एक बांध का नाम बता रहा हूँ, सरदार सरोवर। क्या नाम है, सरदार सरोवर मेरे प्यारे साथियों। और चिन्ह क्या बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। चिन्ह मैटर करता है मेरे भाई, चिन्ह गलत मत करिएगा, इस बात को याद रखिएगा, चिन्ह अच्छी तरीके से बनाइएगा। यहाँ पे लिखा है महानदी चिन्ह द्वारा, तो महानदी कहाँ कहाँ से बहती है ये आपको पता होना चाहिए। महानदी जो बहना प्रारंभ करती है मेरे प्यारे साथियों, ये चालू करती है छत्तीसगढ़ से। कहाँ से चालू करते हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर के ओडिशा होते हुए, ध्यान दीजिएगा, ओडिशा से होते हुए ये निकलती कहाँ है, ये झारखंड। कहाँ निकलती साथियों, झारखंड। और ऐसे होते हुए महाराष्ट्र और एमपी में जाकर के गिर जाती है। मतलब महानदी शुरुआत कहाँ होती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होते हुए झारखंड, महाराष्ट्र और एमपी में प्रवेश करती है। तो ऐसे ही इन सभी स्टेट्स में ऐसे ऐसे बना देना है। ओके, इस बात को याद रखिएगा। झारखंड है कोयला क्षेत्र, ओ से बनाना है। सबसे प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र जो है झारखंड के अंदर वो धनबाद है। क्या है, धनबाद। इस बात को याद रखिएगा साथियों, धनबाद कोयला के लिए बहुत ही फेमस जगह है। अगला सवाल, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन का चिन्ह द्वारा नाम। पत्तन के लिए त्रिभुज बनाएंगे और मैं एक जगह का नाम बता दे रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए, पारादीप। क्या है, पारादीप। पारादीप किस स्टेट में मेरे प्यारे साथियों, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा कहाँ पड़ता है, ये पूर्वी तट पे पड़ता है, इस बात को याद रखिएगा। तो मैंने साथियों मैप वाले सारे कार्यों को बता दिया है अच्छी तरीके से।
आपको अच्छी तरीके से फिल करना है। मैप OMR शीट और कॉपी को अच्छी तरीके से अटैच करके आपको अपने कक्ष निरीक्षक को जमा करना है। जो भी डाउट होगा कक्ष निरीक्षक से पूछ लीजिएगा, आराम से, गुस्से के साथ नहीं, भावताव से नहीं। जैसे आप गुरु जो लोगों से बोलते हैं वैसे रिस्पेक्ट देंगे तभी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो मैंने साथ पूरा मॉडल पेपर समझा दिया है, 70 नंबर की अच्छे से तैयारी करवा दिया है। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लिया करो। बाकी जो भी डाउट रहा करे, बाकी मैं अधिकतर डाउट बता ही देता हूँ, पूछा करो, सभी का सोल्यूशन करने का प्रयास करूँगा। लेकिन एक बात कहूँगा, OMR पे गलती मत करना, मैप पे गलती मत करना, नंबर अच्छा मिलेगा। क्वेश्चन छोड़ के मत आना, बना के लिखना, डेट गलत मत लिखना, पेपर अच्छा ही जाएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को इस पेपर की छड़ी में और इस अंतिम पेपर को लेकर के, जो बोर्ड एग्जाम 2025 का आपके लिए अंतिम पेपर होगा साथियों। और अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा, बहुत ही बेहतर नंबर आएगा आपका इस विषय के अंदर। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में, इन्फॉर्मेटिव क्लास होने वाली। इसके बाद एक क्लास आएगी जिसमें मैं आपके अंदर जोश भर दूंगा, आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो आइए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।